पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करती हूं कि आपके दिन की शुरुआत बेहतरीन हुई होगी। वैसे तो जब मिड वीक में हम पहुंचते हैं तो बहुत सारे एहसासात के शायद आपको लग रहा होता है यू विनिंग दिस वीक, यानी ये दिन और ये हफ्ता आपकी जीत का हफ्ता है, तो मोमेंटम बिल्डअप हो रहा होता है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी अपने फीट को ड्रैग कर रहे हैं कि हाँ जी किसी तरह बस दिन गुजर जाए, कुछ डेवलपमेंट अच्छी सी हो जाए, वक्त गुजार रहे हैं, उनके लिए जाहिर सी बात है आई थिंक कि वो ओवर द हिल जा चुके होते हैं। उनके लिए बस इंतजार होता है फ्राइडे या सैटरडे का। मैं ये सोच रही थी कि क्या जिंदगी में वाकई भी लुक फॉरवर्ड टू थिंग्स, या हम एक बस टू डू लिस्ट को फॉलो कर रहे होते हैं कि आज ये काम करने हैं, बस ये कर लें। कुछ कई दिनों में आपको लगता होगा जब आपकी मोटिवेशन कम है कि आप उठते ही थके हुए हैं, यानी आप अपने जिंदगी में कोई पर्पस महसूस नहीं कर रहे होते, बस एक लंबी फहरिस्त है कामों की जिनको आपने करना होता है। और कहीं ना कहीं ये उम्मीद होती है कि आज कुछ मुख्तलिफ होगा, लेकिन अगर आपके दिन की रूटीन वही है, आपके सोचों का पैटर्न वही है, तो चाहे कुछ भी मुख्तलिफ हो जाए, यानी सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से ही तुलू क्यों ना हो जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो इन ऑर्डर टू हैव दोज मिरेकल्स, और मिरेकल्स या मौजज़े या अपनी मर्जी की दुआएं कबूल होना, उसके लिए कोई टाइमलाइन नहीं हो सकती। उसके लिए आप उम्मीद तो करते हैं कि यकायक इसी वक्त वो लम्हे में वो तमाम चीजें बदल जाएं, लेकिन आपको इंतजार करना पड़ता है। और इस इंतजार को भी वो जैसे कुरान हकीम में भी है कि सब्र करो, एक खूबसूरत सब्र, यानी सब्र जमीला की तरह आपको कहा जाता है कि अपने आप को लेकर चलें। लेकिन जी कई सोशल इश्यूज के ऊपर जरा जब हम नजर डालते हैं तो वहां पे गुस्से का पैमाना लबरेज हो गया है। 62 रोज जारी रही भारत में किसानों का एहतजाज, जो कि वहां के जो ज़राई कवानीन में तब्दीली लाई जा रही है उसके हवाले से उठ खड़े हुए हैं। उनको लगता है कि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं और आने वाले दिनों में उनके हुकूक की सल्बी की जाएगी, उनकी जमीन अपनी नहीं होगी, और उसके लिए वो सरापा एहतजाज हैं। 62 रोज गुजर जाने के बावजूद जब वो दिल्ली के बॉर्डर पर मौजूद थे, उनकी बातों पे कोई सुनवाई नहीं हुई। कल भी हम इस बारे में बात कर रहे थे कि पहले उनको मुल्क दुश्मन कहा गया, फिर उसके बाद बातचीत की रवाबत खोले भी गए, लेकिन किसी मंतकी अंजाम तक ये ना पहुंच पाए। और कल हमने देखा कि भारत का यौम जमहूरिया इसी इंतकाम और इसी गुस्से की नजर हो गया जब ये अपने ट्रैक्टर समेत इन्होंने धावा बोल दिया दिल्ली पर। इस सूरत हाल के बारे में आपको मजीद अपडेट करते हैं, आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली में किसानों ने बना दिया मोदी को भीगी बिल्ली। जनवरी भारत का नाम नेहाद यौम जमहूरिया, जिसे भारतीय किसानों ने बनाया यौम सियाह। दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर्स दौड़ाए, नारा लगाया, साटा हक है फिरक। फिर क्या था, आवाज बाफ्ता भारतीय पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो हुआ दिल्ली की सड़कों पर बड़ा आंदोलन। एहतजाजी किसानों का भी मीटर घूम गया। भारतीय पुलिस के पीछे अपने ट्रैक्टर्स लगा दिए। मैदान जंग में घोड़े भी उतारे, रुकावटों को फलांग डाला। भारतीय किसानों ने लाल किला पर कब्जा जमा लिया, भारतीय तिरंगा नीचे फेंका और अपना परचम लहराया। जी हां, भारतीयों के दिल इतने खट्टे हुए कि देश की मोहब्बत फीकी पड़ गई। ये तस्वीर बता रही है गुस्से की इंतहा जो मोदी सरकार ने किसानों के दिलों में भर दी। लाल किले पर पहुंचे किसान, खंबे पर चढ़कर अपना झंडा लगाया। जरा फिर देखिए तिरंगा कैसे फेंक डाला। किसानों को काला कानून मंजूर नहीं। हर धर्म मोदी सरकार भी ज़राई कवानीन वापस लेने को तैयार नहीं।
नतीजा 26 जनवरी को ही नाम नेहाद जमहूरियत का भारत में ही जना। जी हाँ, ये है डेमोक्रेसी की पावर। जब लोगों का गुस्सा हद से बढ़ जाता है और वो सड़कों पर आकर एहतजाज करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक फहरिस्त अपनी मांगों की लेकर नहीं आते, वो तमाम जो अंदर पनपता हुआ लावा है उसको भी लेकर आते हैं। तभी ये मनाजिर हमारे सामने आते हैं। किसी भी जबान में अगर जमहूरियत को या डेमोक्रेसी को, या जैसे हिंदी जबान में उसको लोकतंत्र कहा जाता है, समझा जाए तो उसकी जो असल पावर है वो लोगों से ही आती है। इस वक्त मोदी सरकार बेबस नजर आती है और एक फेलियर है उनके लिए, एक बहुत बड़ा डार्क स्पॉट है मोदी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि वो इतने अहम इशू को इतना लाइटली ले रहे हैं और उसको सॉल्व नहीं कर पाए। 62 दिन का धरना बहुत लंबा अरसा होता है, वो भी उस ग्रुप का जिसकी वजह से आपका पूरा पहिया चलता है। लेकिन अहम बात यहाँ पे ये भी है कि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं और आपके घर में 10 अफराद हों और सिर्फ आप 5 के लिए खाना लाएं तो फिर क्या होगा? क्या इसी तरह का गम और गुस्सा वहां नहीं पनपेगा? और इस तरह के सॉल्यूशंस कब तक सस्टेनेबल हैं? ये सवाल कर रहा है आपसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, जिसमें तमाम ही जमातें ये कह रही हैं कि मुझे भी गिनो। इस पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि अगर वसाइल कम हो और इससे मुनासिब ना हो कि उस शहर में, उस इलाके में कितनी आबादी है, तो ये एक ड्यूरेबल सस्टेनेबल मॉडल कतई नहीं हो सकता। आज हम बात करेंगे कराची की मुतनाज़ मरदमशुमारी के हवाले से, जिसमें आपने देखा कि कई अपोजिशन जमातों ने इसमें आवाज मिलाई है, लेकिन सरे फहरिस्त हमें नजर आती है जमात इस्लामी। जगह जगह इन्होंने इस बात को उठाया है, पोलिटिकल एक्टिविज्म जोर शोर पे है, लेकिन क्या कोई सुनवाई हो रही है? आइए इस बारे में बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज नईमुर रहमान साहब फ्रॉम जमात इस्लामी। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। हम देख रहे हैं कि फोर फ्रंट पे रखा हुआ है इस इशू को। हालांकि कराची के मसाइल को दूर करने का बीड़ा और वादा तमाम ही हुकूमतें करती हैं, चाहे वो सिंध हुकूमत हो, बल्कि वफाकी हुकूमत ने भी यही वादे किए थे इलेक्शन से पहले। लेकिन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इस वक्त कराची की मरदमशुमारी है। ये मुतनाज़ा क्यों हो गई है? नईम साहब, इसकी जरा वजाहत हमारे व्यूअर्स को जरा समझने में आसानी कीजिए उनके लिए। ठीक है, देखिए मुतनाज़ा इसकी हो गई है कि इन्होंने हमें पूरा गिना नहीं है जी। हम हैं 3 करोड़ से जायद, और हम ये कोई जुबानी बात नहीं कर रहे, बल्कि जितने हमारे पास रिपोर्ट्स हैं ना UNO की, हमारे डेमोग्राफर्स की, मैं आपको बताऊं, हमारे डॉक्टर मेहताब करीम साहब जो मरदमशुमारी के मौके पर सिंध की तरफ से नुमाइंदे थे, कंसल्टेंट थे, नुमाइंदे थे बल्कि, कि जिनको ये सारी इसको पूरा देखना था, आप उनसे पूछ लीजिए, वो भी आपको ये बताएंगे कि 2017 में हमारी आबादी 2.5-3 करोड़ से कम नहीं थी। मैं आपको बताऊं, ये मसला आज से नहीं है। 1981 में जब मरदमशुमारी हुई थी तो हमारी मरदमशुमारी 55 लाख जाहिर की गई थी, जबकि UNO की इस वक्त की रिपोर्ट हमारे पास मौजूद हैं, वो कहते थे कि 98 लाख थी उस वक्त। उसके बाद जब दोबारा मरदमशुमारी हुई है जाकर 98-99 में, तो उस वक्त उन्होंने 98 लाख बनाए, 9.8 मिलियन, जबकि हम उस वक्त जो है वो तकरीबन 2.25 करोड़ थे। तीसरी मरतबा जब ये मरदमशुमारी 2017 में हुई है तो इन्होंने हमें 1 करोड़ 49 लाख और 11 लाख जो इन्होंने डिस्ट्रिक्ट अपना जो रूरल एरिया है कराची का उसको बताया है, जबकि हमारी आबादी अब 3 करोड़ से ज्यादा इस वक्त थी, उस वक्त भी 3 करोड़ से कम नहीं थी। अब इसका मतलब ये हुआ कि कराची के साथ ये धांधली शुरू से हो रही है। अब कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार वो हैं जो कराची के ऊपर बिला शिरकत गैरे हुकूमत करते रहे। मसलन ये है कि अगर पीपल्स पार्टी है मुसलसल 12 साल से हुकूमत में और सन 70 से लेकर आज तक हुकूमत में मौजूद रही है। MQM है अपने वजूद से 1986 से लेकर आज तक हुकूमतों का हिस्सा रही है। इसी तरह PTI है तो तब्दीली सरकार थे। नहीं साहब, इसकी तरफ जाने से पहले, जो इसके सियासी पहलू हैं उस पर जाने से पहले मैं थोड़ा सा और आपको प्रोब करना चाहूंगी। मुझे बताइए, ये गिनती कम होने का फायदा किसको होता है, सियासी फायदा किसको होता है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन मुझे बताइएगा, क्या इस मामले को मजीद उलझाता है हमारे यहाँ के जो कवानीन है? जैसे हम कहते हैं कि जाहिर सी बात है बहुत सारी नौकरियां, रोजगार के मौके कराची में मिलते हैं, तो मुल्क भर से लोग यहाँ पे आके ठहरते हैं। क्या उनको गिना नहीं जाता? क्या अगर आप पिछले 10 सालों से कराची में
रह रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा टैक्स तो आपके ऊपर है नहीं यहाँ पे काम करने का, जो कि होना नहीं चाहिए। आईनी तौर पे एवरी पाकिस्तानी हैज अ राइट टू कम एंड वर्क ओवर हियर। लेकिन क्या आप उसको एक कराची के शहरी के तौर पे गिनते हैं, या अगर मिसाल के तौर पे वो आ रहा है पंजाब से, केपी से, बलोचिस्तान से, तो उसको गिनती में शामिल नहीं किया जाता? इस पे जरा रोशनी डालिएगा। ये बिल्कुल बहुत अहम बात है कि मर्दमशुमारी का मतलब ये है कि कोई अफगानिस्तान से भी आ रहा है और जापान से भी आकर यहाँ रह रहा है तो वो गिना जाएगा, यानी कौन से जनरल भी गिना जाएगा अगर वो जो है यहाँ पर कराची में तैनात किया गया है। बिल्कुल, जो जिस वक्त जहां मौजूद है वो गिनती काउंट होगी, ये मर्दमशुमारी का मतलब है। अब यहाँ पर अफगानी है, आपको इख्तिलाफ हो इत्तेफाक हो, यहाँ रहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हैं, ये गिने जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर पख्तूनख्वा के अगर लोग हैं और पंजाब के लोग हैं और बलूचिस्तान के लोग हैं या दुर्न सिंध के लोग हैं, ये सारे गिने जाएंगे। और किसी को इख्तिलाफ हो या इत्तेफाक हो, बंगाली हो, बर्मी हो, सब गिने जाएंगे। बिल्कुल, और गिना नहीं जाता। यही वजह, अगर आपको याद हो सर, 2013 के इलेक्शन से पहले जब ANP अपनी स्ट्रीट पावर कराची में शो करती थी तो उनका कहना था कि पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पश्तो स्पीकिंग कम्युनिटी पख्तून्स कराची में बसते हैं, लेकिन उनकी गिनती उस अंदाज में की जाती है। ये है कि इन्होंने, हालांकि देखिए इसमें समझने की बात यह है कि 3 इदारे अलग अलग काम करते हैं। नादरा करता है डेटा कलेक्शन, शिनाख्ती कार्ड बनाता है। मर्दमशुमारी का मामला है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का, और इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्टें बनाता है, और ये सब अलग अलग है। लेकिन इस मामले में इन्होंने किया ये कि नादरा वालों से बात करके एक क्लिक से जिनके मुस्तकिल पते, जो 40 साल 50 साल 30 साल 20 साल से कराची में रह रहे हैं, लेकिन अगर मुस्तकिल पता उनके अपने गाँव का है तो उन्होंने उसको वहां फेंक दिया। और उसके नतीजे में हुआ ये कि 2 नुकसानात होते हैं कराची के लोगों को इसके। एक तो ये कि आधी आबादी अगर काउंट होगी तो आधे वसाइल मिलेंगे, और आपका पूरा प्लान तबाह हो जाएगा, आपके प्रोजेक्ट तबाह हो जाएंगे, आपके पानी का प्रोजेक्ट, आपके सिवरेज का प्रोजेक्ट, आपके जितने भी ट्रांसपोर्टेशन, ये जितने बातें कर रहे हैं 1100 अरब रुपए का पैकेज। मैं पूछना चाहता हूँ PTI से और पीपल्स पार्टी और MQM के तीनों का इत्तेहाद है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी में, कि ये 1.5 करोड़ की आबादी के प्रोजेक्ट बना रहे हैं या 3 करोड़ की आबादी के प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ये सवाल का जवाब गवर्नर साहब नहीं देते, कहते हैं मर्दमशुमारी बाद में कर लेंगे। उसके बाद आ जाइए दूसरा मसला जो बहुत खतरनाक मसला है, और सिंध के तनाजुर में कौन ज्यादा है, वो ये कि सिंध के शहरी लोगों को ये इंप्रेशन है कि हमारी अक्सरियत कभी हो नहीं सकती, इसलिए कि रूरल सिंध से जो जागीरदार और वडेरे हैं वो ताकत के बलबूते पर, और वो कोई ये नहीं, वो तो मकामी सिंधियों का इस्तेसाल करते हैं, उन पर जुल्म करके जबरदस्ती मैंडेट लेकर हमारे सरों पे मुसल्लत हो जाते हैं और फिर हम पर हुकूमत करते हैं और हमारी तकदीर के फैसले करते हैं। शहरी लोगों को उसी वक्त ये एतमाद पैदा होगा कि जब उनको पता होगा कि हमारी गिनती के मुताबिक असेंबली में हमारी नुमाइंदगी है और वज़ीर आला। आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल मिसरिप्रेजेंटेशन है, वी आर डिफीटिंग द वेरी पर्पस ऑफ डेमोक्रेसी। 44 हमारी सीट्स है ना, 44 सीटें हैं हमारी इस वक्त सूबाई असेंबली में कराची की। अगर ये गिनती हमारी पूरी हो जाए तो हमारी सीटें तकरीबन 65 हो जाएंगी। नहीं सर, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूंगी, एक तज्जिया इसी हवाले से हम कर रहे थे और लोगों ने कहा कि कराची के मसाइल इसलिए भी हल नहीं होते क्योंकि सिंध पे हुकूमत करने के लिए कराची का वोट अहम नहीं है, जबकि पंजाब पे हुकूमत करने के लिए लाहौर का वोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आप कह रहे हैं इसकी बड़ी वजह यह कि हम मिस रिप्रेजेंटेड हैं, अंडर रिप्रेजेंटेड हैं। बिल्कुल, देखें यहाँ पर एक बात सवाल पैदा होता है ना कि कराची को सूबा होना चाहिए जी। अच्छा, वैसे तो पाकिस्तान में 25 सूबे हो जाए तो क्या मसला है इंतजामी तौर पर, लेकिन यहाँ पर इसकी एक बड़ी सेंसिटिविटी है, जिसके नतीजे में यहाँ पर इस बात को करते हुए बहुत ही मतलब बड़ी प्रॉब्लम पैदा होती है। अब इसके भी बड़े मसले हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर यहाँ पर नुमाइंदगी कराची के लोगों को ठीक मिल जाए या शहरी सिंध को ठीक मिल जाए तो इसके नतीजे में ऑटोमेटिकली ये मसला भी रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, आपकी दानिश में सियासी फायदा किसको होता है कराची के शहरियों को कम गिनने का? एक तो जो विफाकी पार्टियां हैं, क्योंकि उनके स्टेक्स कराची में, यानी पैसों के स्टेक तो सबके हैं, पैसे तो यहाँ से वसूल करते हैं सब सही, लेकिन इनके असल स्टेक कराची में इस तरह से नहीं होते, तो इसके नतीजे में वो करते ये हैं कि अगर ये अपने अपने सूबों की आबादी बढ़ा देते हैं, यहाँ की कम होगी तो वहां की बढ़ जाएगी, तो NFC में उनको पैसे ज्यादा मिलते हैं। सही, एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि उनको असेंबलियों में नुमाइंदगी ज्यादा मिलती है आबादी के तनासुब से, तो चूंकि पाकिस्तान की कौमी पार्टियां कराची को ऑन ही नहीं करती, चाहे वो PTI हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, और MQM जो इस शहर की नुमाइंदा जमात समझी जाती थी, उसने तो सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क किया, उसने तो अपनी नुमाइंदगी को बेचा वडेरों का हाथ, और अभी भी बेच दिया। मर्दमशुमारी के मौके पर इन्होंने PTI से अपनी हुकूमत में वजारत का सौदा करके फिर चार जुमले बोले और उसके बाद दोबारा सौदा करके बैठ गए। तो ये तो इसलिए कराची के लोग समझते हैं कि यार हमारा तो कोई है ही नहीं। जमात इस्लामी जो ये कैंपेन लेकर चल रही है उसकी वजह यही है कि हमने पहले भी इस शहर को ऑन किया है, जब हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है तो हमने कोरोना में काम किया, हमने बारिश में काम किया, लोगों को सर्व किया,
जब हमें इख्तियार मिला इतना सा, तो हमने शहर को डेवलप किया। नेमतुल्लाह खान और अब्दुल सत्तार अफगानी के जमाने में ईमानदारी। साहब क्या सुनवाई है ये, किस तरह आपकी ये जो मुहिम है, जो कैंपेन है, जो बड़ा अहम कलीदी इशू आपने कराची का उठाया है, उस पर क्या सपोर्ट आपको मिल रही है? क्या सूबाई हुकूमत और दूसरी अपोजिशन जमातें आवाज से आवाज मिला रही हैं, आपके कंसर्न्स को आंसर कर रही हैं, या ये मुतनाज़ा ही रहेगी मर्दमशुमारी? देखें, पीटीआई के लोग या गवर्नर साहब से भी हम मिले थे, हम तो वजीर आला से भी मिले। हम सिर्फ एहतजाज नहीं कर रहे सड़कों पे, बल्कि हम चाहते हैं बातचीत से भी मसला हल हो, हम अदालत में भी जाते हैं। अब ये लोग ये कहते हैं, यानी पीपल्स पार्टी कहती है कि बात सही है, सिंध की नुमाइंदगी कम हुई है, यानी आबादी कम हुई है। असल में पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ ना गेम करती है। जब 2017 में ये मसला था और ये सीसीआई में उठाया गया था, तो उतनी इंटेंसिटी से इन्होंने इस मसले को इसलिए नहीं उठाया कि हालांकि एनएफसी में सिंध को ज्यादा पैसा मिलेगा इसके नतीजे में, लेकिन इसलिए नहीं उठाया कि सिंध में कराची की आबादी ज्यादा हो गई तो पीपल्स पार्टी का क्या बनेगा, और इसके वडेरे और जागीरदार जो हम पर मुसल्लत हैं उनकी सियासत कैसे चलेगी, और जिस तरह वो तासुब के नतीजे में शहर के ऊपर रूल कर रहे हैं इस वक्त, उस तरह वो कैसे जो है वो नौकरियों की बंदरबाट कर सकेंगे और कराची के वसाइल हड़प कर सकेंगे। इसलिए वो उस इंटेंसिटी से उस वक्त उठाते हैं जब इन्हें बल्दियाती इंतखाब मौखर करना होता है, जवाब बनाने के लिए कि चूंकि नोटिफाई नहीं हुई है बल्दियाती, ये तो हम बल्दियाती इंतखाब यानी बल्दियाती इंतखाबात को डिले करते हैं, आधा प्रोसेस जो डेमोक्रेसी का है वो रुक जाता है। पॉलिटिकल सोल्यूशन क्या है इसका, नईम साहब? क्या इसके लिए अदालत का रुख करना पड़ेगा, असेंबली का रुख करना पड़ेगा? सुनवाई कैसे होगी? अदालत का भी करना पड़ेगा और अदालतों को भी अब कराची के हवाले से देखें, बहुत ही हम पूरे इज्जत के साथ और एहतराम के साथ अदालतों से बात करते हैं कि जब चीफ जस्टिस साहब यहाँ पर कार्रवाई चलाते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे रिमार्क्स देते हैं, जिससे कराची के 3 करोड़ से ज्यादा लोगों में एक एतमाद पैदा होता है। लेकिन अगली दफा जब वो एडजॉर्न हो जाता है और उसके बाद फिर 2 महीने बाद आती है, तो ये फिर मायूसियां फैलती हैं। इससे मर्दमशुमारी का मामला हो या कराची की बल्दियाती इख्तियारात का मामला हो या कोटा सिस्टम का मामला हो जो हम पर मुसल्लत है, या मुलाजिमतों में जो हमें कराची के नौजवान। साहब ये इतना अर्जेंट मैटर है, कराची में कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या अथॉरिटी जो काम कर रही है वो आपकी आवाज से आवाज मिलाएगी, क्योंकि आप चाहे गैस की डिपार्टमेंट को उठा लें, चाहे कराची हाउसिंग डिपार्टमेंट को उठा लें, सब आपको कहेंगे कि वसाइल कम है, आबादी ज्यादा है। हमारे प्रोग्राम पे आके वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के चेयरमैन ये कह के गए हैं कि आबादी के हवाले से अगर देखा जाए हमें सिर्फ 80% या 50% आबादी के लिए पानी दिया जाता है। तो यानी ये बढ़ती हुई आबादी एक बहुत बड़ा अहम इशू है ऑफ द लार्जेस्ट सिटी, जिसको इकोनॉमिक हब पाकिस्तान का कहा जाता है। वजीर आजम साहब नोटिस क्यों नहीं ले रहे? वजीर आजम साहब का देखें, कराची के हवाले से उनका भी कोई लेना देना नहीं है। साफ और सच्ची बात तो ये है, 14 कौमी असम्बली की सीटें उन्होंने जीती हैं। उन्होंने कराची का रुख कितने दिन किया है? वो जो पैकेजेस का ऐलान करते हैं, आप उसकी तकरीरें देखें। 2 साल पहले जिस पैकेज का ऐलान किया था 162 अरब रुपए का, उसकी प्रोजेक्ट भी यही, और 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया तो तकरीर भी वही है और प्रोजेक्ट भी वही है। उनको पता ही नहीं है कि कराची का इशू है, ना उनके एमएनए एमपीएस को पता है, इसलिए कि उनका कराची से कोई कंसर्न नहीं है। इनके 80% लोग डिफेंस क्लिफ्टन किसी एक पोर्शन के अंदर रहते हैं। इनको गाड़ियों और पैसे और ताकत की बुनियाद के ऊपर इमरान खान जो ऐलान करते थे मैं आम लोगों की पार्टी बना रहा हूं, इन्होंने सिर्फ पैसों की बुनियाद पर अपने एमएनए एमपीए को टिकट दिया। उनका कराची के जो मेजर आबादी है उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। और डीएचए को भी यानी आप कह रहे हैं कि कराची का आम शहरी अपने आप को एक तो अंडर रिप्रेजेंटेटिव मानता है और उसके अलावा उसकी जो असल आवाज है उसका नुमाइंदा ना असेंबली में है ना वो इस रेस में शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया नईम साहब, एक दफा फिर इस बड़े अहम इशू को हाईलाइट करने के लिए। कराची मांग रहा है कि उसको पूरा गिना जाए, यानी तमाम कराची के शहरियों को गिना जाए। अगर वो 40 साल से यहाँ पे मुकीम है, बेशक उनका कोई मकामी शहर और घर हो, क्योंकि पाकिस्तान पूरा हमारा है, लेकिन जब आप इस शहर में रहे हैं, यहाँ कारोबार कर रहे हैं, आपके बच्चे यहाँ बड़े हो रहे हैं, तो फिर आपकी गिनती भी यहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नईम साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। लेते हैं एक, वील बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग। नए दिन का आगाज एक अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ। आपकी शादी ने तो धूम मचा दी है, लोगों को आइडियाज दे दिए। हर कोई चाहता है कि अपनी शादी को मेमोरेबल बनाए। मेरा एक ड्रीम था कि एक बार अब से लदे हुए पहाड़ हो। आज आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन शुरू करें, कल वो स्टूडेंट्स एहतजाज करने आ जाएंगे जिनके पास इंटरनेट नहीं है। आपकी क्या प्रेडिक्शन है, क्या देखते हैं साल 2021 में? पाकिस्तान के हालत है इस पैंडेमिक में वो दुनिया से मच बेटर है। इस वक्त ये इंडस्ट्री के लिए अच्छा शुगर नहीं कि उनकी गैस आप इस वक्त इंटरप्ट करें या उनको महंगी बिजली दें। और ये है आज पाकिस्तान विद सिद्रा इकबाल। इस सफर में बने आप हमारे हम सफर।
एंड वेलकम बैक। कराची का जिक्र हो रहा था तो जी, कराची पाकिस्तान की खास तौर पे जब माशी हवाले से बात की जाए तो रीढ़ की हड्डी तस्वुर किया जाता है, लेकिन आज जब रीढ़ की हड्डी का जिक्र हो रहा है तो हमारी पर्सनल जिंदगियों में भी स्पाइन, हमारा पोस्चर, हमारी जॉइंट्स बहुत अहम है। हमारी जो आम आदतें होती हैं, यानी टांग पे टांग रखकर बैठना, क्या आपको पता है, हालांकि मैं इसी तरह बैठी हुई इस वक्त, इन द लॉन्ग टर्म दिस कैन एक्चुअली बी बैड फॉर यू। फिर इसी तरह हम जिस तरह लैपटॉप और गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, घंटों झुके रहते हैं एक छोटी सी स्क्रीन के ऊपर, इसका भी एक असर पड़ रहा है यकीनन। फिर ऑफ कोर्स हमारा लाइफस्टाइल सिडेंट्री हो गया। अल्लाह ताला ने हमें ये जो तख्लीक किया है अशरफुल मखलूकात के तौर पे, तो उठें, दौड़ें, भागें, लेकिन तमाम चीजों को एक तरफ रखकर अब हम सिर्फ और सिर्फ एक जगह बैठ जाने में आफियत समझते हैं, सारा काम बैठकर करते हैं। तो ऑफ कोर्स दिस इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। आज इसी हवाले से कि बैक पेन हमें क्यों होता है और उसकी मुख्तलिफ इकसाम क्या है। कुछ लोग लोअर बैक पेन की तकलीफ का इजहार करते हैं, कुछ लोगों को अपर बैक पेन या नेक एंड सर्वाइकल के मसले ज्यादा होते हैं। इनकी वजूहात क्या हैं और हल क्या हो सकते हैं, इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दिलीप कुमार। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग। आपकी मौजूदगी का शुक्रिया। सबसे पहला सवाल, अक्सर लोग और यंग लोग यानी 25 से 30 साल की उम्र के लोग भी लोअर बैक पेन की शिकायत कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है डॉक्टर दिलीप? जी, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से माई सेल्फ, आई एम डॉक्टर दिलीप कुमार, आई एम अ फिजिकल थेरेपिस्ट। जो पोस्चर मेन इशू है एक नेचुरली है कि स्पाइन, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स या मेडिकल हेल्थ जो जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं वो अक्सर रिकमेंड करते हैं कि आप अपना पोस्चर जो है वो करेक्ट करें। तो इसमें मैं ये चीज बताता चलूं कि वन ऑफ द मोस्ट इग्नोरिंग फैक्टर इज द स्पाइन। हाउएवर इफ यू सी फ्रॉम द फिजियोथेरेपी पर्सपेक्टिव और मेडिकल पर्सपेक्टिव, स्पाइन इज वन ऑफ द मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर व्हेन यू टॉक अबाउट द पोस्चर। तो आजकल की जो सिडेंट्री लाइफस्टाइल, व्हाट डू यू मीन बाय द सिडेंट्री, मतलब जहां पे आपकी बैठक ज्यादा हो, अब हम इम्प्रॉपर पोस्चर में बैठते थे। राइट वे व्हेन यू सिट इज टू मेक द 90 एंगल बिटवीन योर फीट एंड द स्पाइन, बट इज वन ऑफ द नेचुरली, अगर हम बात करें तो स्पाइन्स में कुछ कर्व्स होते हैं। इफ यू टॉक अबाउट इन मेडिकल पर्सपेक्टिव, देयर आर द कर्व्स व्हिच आर नीड टू बी मेंटेन्ड एंड द मसल्स आर अटैच्ड उसके। अच्छा डॉक्टर दिलीप, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप ज्यादा बात उर्दू में करें ताकि हमारे व्यूअर्स समझ पाएं, और बहुत सारे सवालात हैं तो मैं चाहूंगी मुख्तसरन अगर आप उनका जवाब दे सकें। जी, सबसे पहली चीज जो मेरा सवाल में दोहरा देती हूँ कि लोअर बैक पेन यानी कमर के निचले हिस्से में जो लोग तकलीफ की शिकायत करते हैं, उसकी क्या वजह बनती है? उसकी मेन वजह जो है वो है सिटिंग। मैंने अभी कर्व्स की बात की, अगर हम कर्व्स को प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं करेंगे ना, और कर्व्स तभी मेंटेन होंगे जब आप एक इरेक्ट पोस्चर में बैठेंगे। लेट्स सपोज इफ यू सिट लाइक दिस, और यही पोस्चर अगर आप किसी बेड पोस्चर में बैठ जाते हैं, जस्ट लाइक किसी आप सोफे पे बैठ जाते हो इम्प्रॉपर, यू सी। एक रिसेंट अभी एक स्टडी आई थी नेक टेक के नाम से, कंडीशन मस्कुलोस्केलेटल है। नेक मतलब गर्दन एंड टेक मतलब टेक्नोलॉजी। सो द नेक प्रॉब्लम्स विच वर डेवलप्ड आर लो बैक प्रॉब्लम विच वर डेवलप्ड ड्यू टू द ओवर यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो उसमें आपका मोबाइल आ गया, तो गलत पोस्चर में मोबाइल यूज करना आपने देखे होंगे, हम लेट के भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लटक के बैठ के लैपटॉप देखते हैं, वी मेक वेरी बैड पोस्चर। अब ऐसा नहीं कि कल मैंने बैड पोस्चर किया, आज मुझे बैक पेन हो गया। बहुत सारे लोगों ने ये रियलाइज नहीं किया कि जब आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो अक्सर लोगों के घर में राइटिंग टेबल्स नहीं थी, प्रॉपर वर्क डेस्क नहीं थे। तो अगर आप बिस्तर में बैठे हैं, आपको लगा कि ये तो बड़ी आसानी है जी, आराम से बैठो बिस्तर पे, तकिए पे टेक लगाओ, लेकिन लॉन्ग आवर्स डॉक्टर साहब इस तरह बैठने से क्या नुकसानात हुए? प्रोबेबली इफ यू टॉक अबाउट कि जो रिसेंटली अगर मैं बात करूं कि अगर हम प्रॉपर पोस्चर में नहीं बैठ रहे, तो ऐसा नहीं कि कल मैं बैड पोस्चर में बैठा, आज जो है वो मुझे मसले हो गए। ये विद द पैसेज ऑफ प्रैक्टिस कि लेट्स सपोज इफ यू सिट इन अ बैड पोस्चर, अगर आप गलत पोस्चर में 6 से 8 घंटे बैठते हो तो आपके मसल्स स्पाज्म में चले जाते हैं। जब आपके मसल स्पास्टिक हो जाते हैं तो आपके कर्व ज्यादातर नहीं रहते, और तो आपकी जो भी एज हो उसमें फिर आप जो है बैक पेन फील करते हो। अच्छा, जो खवातीन घर में काम करती हैं उनमें से अक्सर आप देखें कि मोबिलिटी कोई नहीं है, स्ट्रेचिंग कोई नहीं है। आप सीधे खड़े अगर किचन में काम करें, आप कहें आप काम तो बहुत कर रहे हैं, और उसमें सिर्फ बैठने वाली बात नहीं है, क्योंकि डॉक्टर साहब बार बार बैठने का जिक्र कर रहे हैं। घरेलू खवातीन तो ये कंप्लेन करती हैं कि भाई हमें बैठने का मौका ही नहीं मिलता, हम तो खड़े खड़े पहले खाना पकाया, फिर कपड़ों को देखा, फिर कोई बाहर का काम किया। तो स्टिफनेस ऑफ अपर बैक के बारे में डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कुछ लोगों को कमर के निचले हिस्से में
नहीं बल्कि उनके कंधों और गर्दन में दर्द होता है और वो सीधे काम कर रहे, गैजेट्स का ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसकी क्या वजह बनती है? उसकी एक ये वजह है कि हमारा नॉर्मल अगर हम पोस्चर की बात करें तो हमारे रोज की जितनी भी एक्टिविटीज है ना, उसमें हम क्या करते हैं, आगे की तरफ झुके हुए होते हैं। लेट्स सपोज अगर आप घर का भी काम करते हैं तो आपकी गर्दन आगे की तरफ झुकी होती है, तो उसमें मैं सिर्फ हंडिया भी पका रही है तो आगे झुककर पका रही है। आप कोई भी चीज घर के काम काज करें तो भी आपकी स्पाइन जो है वो झुकी हुई है। तो उसके लिए मैं ये एक चीज रिकमेंड करूंगा कि आप कम से कम अपनी बैक को थोड़ा सा एक्सटेंडेड मतलब जब हम न्यूट्रल से थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो आप 5-10 मिनट अपने ऊपर दें। हेल्थ इज वेल्थ, नो डाउट। तो आप थोड़ा सा अपनी सेहत पे ध्यान दें। आप कम से कम गर्दन की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं जस्ट लाइक योगा या फिजियोथेरेपी है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस। जैसे हम अक्सर देखते हैं जब गुड ओल्ड डेज कोविड से पहले ट्रैवल किया करते थे तो 16-17 घंटे की जब फ्लाइट होती थी तो उसमें अक्सर आपको कहा जाता था कि अपनी गर्दन को रोटेशन दीजिए, थोड़ा सा खड़े होकर स्ट्रेच कर लीजिए। दो थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, एक कॉलर हमारे साथ है, हमसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सिद्रा इकबाल कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक आया, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर दिलीप कुमार को भी बहुत सलाम हो। मैं ये कहता हूँ कि हम लोग की बहुत इम्पोर्टेंट आपने मेरे ख्याल में ये एक इशू लाई है, क्योंकि एक्चुअली हमारा जो कमर है ना वो हमारा बेसिकली हमारा सहारा सब कुछ वही है मेरे हिसाब से। कमर आप कहते हैं ना, जिस तरह हम मुहावरों की बात करें या तो कहा जाता है इस दुख ने, इस परेशानी ने तो मेरी कमर ही तोड़ दी है। तो कमर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, रीढ़ की हड्डी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपका सवाल क्या होगा डॉक्टर साहब से? मेरा सवाल देखिए, मेरा तो एक बॉडी पोस्चर के बारे में सवाल है, क्योंकि मैं तो बहुत केयर करता हूँ फिर लिटरली, और अल्लाह का शुक्र है क्योंकि आपका उठना बैठना आपकी सब चीजें इस पर डिपेंड करेंगी। बस अब असला ये होता है कि जो आपके मोहरे होते हैं ये अक्सर प्रॉब्लम में आ जाते हैं। हमारे मैंने सुना है कि उसमें L5 L4 पता नहीं क्या क्या हो चुका है, लेकिन होता यह है कि जब हमें कोई भी एक हम जनरल फिजिशियन के पास जब जाते हैं तो हमें गाइडलाइन सही नहीं मिलती, वो पेन किलर दिए जाते हैं। लेकिन जब हम अल्टीमेटली जब हम ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास पहुंचते हैं या किसी न्यूरो सर्जन के पास पहुंचते हैं तो मामला खराब हो चुके हैं। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया याया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ट्रीटमेंट के ऑप्शन डॉक्टर साहब, इस पे मैं जरूर बात करना चाहूंगी कि या तो लोग पेन किलर्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर वो बहुत ही ज्यादा इन्वेसिव चीजों की तरफ चले जाते हैं। आजकल डॉक्टर जैसे कहते हैं कि जी आप इंजेक्शन ले लीजिए, आप स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन ले लीजिए। आपके ख्याल में फिजियोथेरेपी ज्यादा अहम है और इन मामलों को हल कर सकती है, बॉडी अपने आप को हील कर सकती है मूवमेंट के थ्रू, या फिर हमें स्टेरॉइड्स और दवाइयों की तरफ जाना चाहिए? ओके, दो चीजें इसमें आ जाती हैं। मैं मेडिसिन और उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर आपकी बॉडी का जो भी मेंटेनेंस है, अगर बॉडी का आप फिजियोथेरेपी से ट्रीटमेंट करवाते हैं तो वो बेटर है रादर देन मेडिसिन। वंडरफुल। बिकॉज उसमें आप उसकी बॉडी आपकी खुद की वर्क करती है, आपके खुद के मसल्स वर्क करते हैं। मेडिसिन दे आर द टेम्पररी रिलीविंग, वो वक्ती है, आपको आधा घंटा घंटा या दिन जितने भी उसका असर आएगा, पहला पॉइंट। दूसरा वर्ड जो इन कॉलर का क्वेश्चन था उसमें यह है कि जो इन्होंने मोरों की बात की, बेसिकली मोरा हम डिस्क मेडिकल लैंग्वेज में कह सकते हैं, वर्टिब्रास के बिटवीन जो होती है। स्लिप डिस्क हम बड़ा कॉमनली सुनते हैं भाई आजकल, लेकिन उसमें मैं ऑर्थोपेडिक फील्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहूंगा कि उसमें बेसिकली स्टेजेस होते हैं। डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि मुझे थोड़ा सा भी हल्का सा डिस्क का इशू हुआ, मैं ऑर्थोपेडिक के पास गया, उसने सर्जरी कर ली। अगर आप उसके लास्ट स्टेज में पहुंच जाते हो देन यू हैव अ डोंट ऑप्शन। अच्छा, दो बड़े क्विकली हमें सवाल करने हैं कवर जो कि बड़े अहम है। नंबर 1, जब लोग वजन बहुत बढ़ा लेते हैं, यकायक जिम्स का रुख करते हैं डॉक्टर साहब और टेढ़ी मेढ़ी गलत एक्सरसाइजेस 40-40 मिनट 2-2 घंटे डायरेक्टली शुरू कर देते हैं और फिर हमें पता चलता है कि उन्होंने या तो अपने घुटनों का या फिर अपनी स्पाइन का, अपने डिस्क का सत्यानाश कर लिया। क्या मशवरा होगा आपका? मैं बस ये कहूंगा कि यूज अ प्रॉपर ट्रेनर फॉर इट, बिकॉज अ प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो बहुत ही दरकार होती है, बहुत ही जरूरी होती है जब आप कोई जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं। और सेकंडली वेट की अगर हम बात करते हैं तो ओबेसिटी इज वन ऑफ द फैक्टर। आप वेट के लिए जो है डाइट का स्पेशल ख्याल रखें। एंड व्हाट अबाउट वेट ट्रेनिंग? जो लोग बहुत ज्यादा डंबल्स और हैवी वेट्स उठाते हैं उसकी वजह से भी कमर को नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन अगेन वो प्रॉपर ट्रेनिंग में आ जाती है। ट्रेनर होगा तो आपको कहेगा कि जब आप स्पाइन की एक्सरसाइज करते हो तो आपने यहाँ पे बेल्ट पहनना है और आपने ये प्रिकॉशनरी यूज करनी, और देन डाइट और उसको उठाने का तरीका भी होता है, वो आपको गाइड कर रहा होता है। डॉक्टर साहब, एक बड़ा अहम सवाल आया है। आमतौर पे हमारे यहाँ माशरे में अगर कमर का दर्द हो तो लोग फिर अपना आरामदा बिस्तर गद्दा छोड़कर जमीन पे सोना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि जो उसकी सख्ती है या फिर अगर इस तरह का कोई ताक आपके पास मौजूद है वो बेहतर है कमर के लिए। इसमें क्या हकीकत है? इसमें हकीकत यह है कि स्पाइन की जो एबनॉर्मलिटीज हैं, जो डिफॉर्मिटीज हैं, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। समटाइम ऐसा होता है कि हम आदी हो जाते हैं सॉफ्ट मैट्रेस पे सोने की, समटाइम ऐसा, तो इसमें कोई नहीं। लेकिन अगर आपकी कोई स्पाइनल की डेविएशन, जस्ट लाइक अगर आप स्कोलियोसिस की बात करें, स्कोलियोसिस में आपकी स्पाइन जो है वो साइड में टेढ़ी हो जाती है, तो उसके लिए ये मैट्रेस रिकमेंड किए जाते हैं।
एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। बात जरा करते हैं जनाब आली आपके मतलब की। गुज़िश्ता रोज भी और इससे पहले के भी कई प्रोग्राम्स में हम डिस्कस कर चुके हैं कि मंगनी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मंगनी हो जाए तो उसका दौरानिया क्या होना चाहिए। मेरे ख्याल में इससे अब गुफ्तगू कहीं आगे चली गई है। कई ऐसे पहलू जो इनिशियल हमारी कॉन्वर्जेशन में नहीं आ सके थे, उस पर जरा आज बात करते हैं। हमारे यहाँ आम तासुर ये है कि माशरे में अगर लड़की की बात कहीं पक्की होकर खत्म हो जाए या फिर उसकी मंगनी टूट जाए तो मायूब या उसका जो बोझ है उसके लिए जो एक तरह से बुरा भला कहा जाता है या उसकी एक रेपुटेशन पे ब्लैक स्पॉट लग जाता है, इसे लड़की के साथ होता है। क्या वाकई लड़कों को मंगनी में ना इंटरेस्ट होता है, ना उसके टूट जाने से उनको माशरती तौर पे कोई फर्क पड़ता है, और मंगनी के बाद उनके अपने रवैयों में क्या फर्क आता है? जैसे अक्सर लड़कियां कहती हैं ना कि जी उनकी तो शादी प्लानिंग शुरू हो चुकी होती है, वो अगले घर को अपना घर समझने लग जाती हैं, वो अपने ससुराल को समझने की कोशिश कर रही हैं। What happens to a man जब उसका नाम किसी के नाम से मंसूब हो जाता है? इसमें आपको मैं 2-3 मिसालें देती हूँ। लोग कहते हैं कि जी एक अंडरस्टैंडिंग थी बिटवीन 2 कॉलीग्स और बिटवीन 2 स्टूडेंट्स और उन्होंने फैसला किया कि अब शादी करनी है, उससे पहले उनकी मंगनी हो गई। जो चीजें लड़की के बारे में बड़ी पसंद थी कि जी वो बड़ी जॉली है, लोगों से अच्छे से मिलती है, अचानक से ऐनक में तब्दीली आ जाती है। पहले वो गर्लफ्रेंड थी या पहले वो पसंद थी, अब वो मंगेतर हो गई है, तो मंगेतर पर पाबंदियां भी लगती हैं। क्या ये आपके रिलेशनशिप को ज्यादा मजबूत बनाता है या खराब कर देता है? सो वी आर गोइंग टू ब्रिंग इन द मेल पर्सपेक्टिव टू एंगेजमेंट। और आज इसी हवाले से जी आज हमने पहली दफा मेरे एक मेहमान इस पे एतराज भी करेंगे, जरा मर्दों को मेजोरिटी पोजीशन देने की नहीं बल्कि इक्वालिटी पोजीशन देने की कोशिश की है। हमारे साथ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मौजूद है हमारे बहुत अच्छे दोस्त एंड वन ऑफ योर मोस्ट फेवरेट एंकर्स फहीम खान। थैंक यू सो मच फहीम जी कि यू हैव मेड टाइम। और मर्दों को हमने क्योंकि इक्वल फुटेज देनी है इसके अंदर और उनको रिप्रेजेंटेशन देनी है, तो हमारे साथ मौजूद हैं इमरान सनाउल्लाह भी जो हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच इमरान फॉर बीइंग हियर। एंड ऑफ कोर्स इसमें क्योंकि साइकोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वैसे भी मर्दों के इमोशंस को हम इमोशंस नहीं समझते, तो इनको समझने के लिए हमारे साथ हम मदद ले रहे हैं डॉक्टर नौशाबा अंजुम की। बहुत शुक्रिया आपकी भी मौजूदगी का। तो जरा बात करते हैं जी, मर्द मंगनी करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, ये लड़कियों के या खवातीन के शौक है, इस पर जरा बात हो जाए। फहीम क्या समझते हैं, मंगनी करके लड़के पछताते हैं, करना चाहते हैं नहीं करना चाहते? व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव? बहुत शुक्रिया, आपने इतने अहम मौजू के ऊपर जो है वो आवाम की जो है तवज्जो दिलाने की कोशिश की। और मुझे बतौर इस पूरी जेंडर के जो है वो नुमाइंदा मुझे और भाईजान को वहाँ से स्टूडियो में बनाया अपने, उसके लिए हम आपके मशकूर हैं, ममनून हैं। देखिए, आपने पहली बात तो की कि मंगनी टूटने पर मर्द को तकलीफ होती है या नहीं, उसका सिर्फ एक ही रीजन है, अगर उसने टैटू बनवा लिया है तो तकलीफ होगी, तकलीफ जरूर होगी। अगर टैटू बनवा लिया है तो क्योंकि उसे रिमूव करवाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, या फिर उसी निशल की कोई और ढूंढे। बिल्कुल। और देखिए, जब आप बात करते हैं इमोशंस की, तो इमोशंस जो है वो जेंडर नहीं देखते। हाँ। अब अगर आपकी मतलब इन्वॉल्वमेंट इमोशनली है तो फिर उसमें ना मेल देखा जाएगा ना फीमेल, ये सही है। हाँ, अलबत्ता बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि मंगनी को जो है वो एक टाइम पीरियड ले लेते हैं। हाँ ठीक है यार, अब तो मंगनी हो गई, घूम फिर सकते हैं, मूवी पे जा सकते हैं, अब्बा से परमिशन मिल जाएगी, स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह। तो ये इस ज़मरे में यूज किया जाता है। लेकिन नहीं, आपने जो पहला सवाल किया कि मर्दों को तकलीफ होती है या नहीं, औरतों को तो होती है, बिल्कुल होती है जी। वो डायलॉग बिल्कुल गलत है कि मर्द को दर्द नहीं होता, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं मैं। हाँ। ये गलत है। नहीं, और दूसरा ये भी फहीम के अंडरस्टैंडिंग ऑफ मंगनी पीरियड, यानी इस बात में आर नहीं होना चाहिए कि बड़ा ग्लोरिफाइड सा ड्राइवर बन जाता है बेचारा मंगेतर, क्या वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसकी होती हैं कि उसने कहीं पे भी जाना है, अगर एग्जाम्स के लिए जाना है, ट्यूशन के लिए जाना है, दोस्तों से मिलने के लिए जाना है, मंगेतर है ना, उसका काम है कि लेके जाएगा, जिन फैमिलीज में ये अलाउड है। लेकिन इमरान, आप क्या कहेंगे कि जो पाबंदियों वाला एलिमेंट है, कई खवातीन और लड़कियां ये कंप्लेन करती हैं कि भाई अच्छे भले ओपन माइंडेड थे, जॉली इंसान थे, लेकिन मंगनी के बाद तो सिर्फ एक 10 कमांडमेंट्स की लिस्ट बन गई है, हर वक्त पाबंदियां लगती रहती हैं। तो ये तब्दीली आती है लड़कों में? मेरा ख्याल है इसमें लड़कों और लड़कियों दोनों में तब्दीली आ जाती है। अच्छा। क्योंकि उसमें दोनों ही फितरी तौर पे काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं और चाहते हैं कि हमारी फितरत यही है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा होता और देखना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हमें कोई बंदा जो है वो रेगुलेट करे, हम किसी पर पाबंदी लगा सकते हैं। और जहां तक आपने मंगनी की बात की और उसके साथ पाबंदियों की बात की और क्यों ऐसी तब्दीलियां आ जाती हैं, मुझे एक वैसे ऑन अ वेरी लाइटर नोट में बात करना चाहूंगा। आजकल स्टूडेंट्स बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें ऑनलाइन पढ़ा के फिजिकल एग्जाम जो है वो नहीं होना चाहिए। हाँ जी। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम और फिजिकल एग्जाम में जिस तरह से फर्क है ना,
उसी तरह से मंगनी से पहले और मंगनी के बाद भी इसी तरह से फर्क आ जाता है, क्योंकि पहले जो है वो यंग लोग होते हैं, फैंटेसी में रहते हैं। कहाँ से मिसाल लेके आए आप? बहुत आला, बहुत आला। इमरान का नहीं, नौशाबा क्या कहेंगी? अच्छा, एक इसमें बड़ा अहम पहलू ये है कि मैं कहती हूँ बहुत सारे लोगों का ये तस्वुर है कि ये खानदान की और खुसूसन खवातीन की ख्वाहिश होती है। मैंने तो किसी लड़के को नहीं आज तक देखा कि वो जाके अगर अपनी पसंद बताए भी तो ये कह दे कि अम्मी मेरी मंगनी करवा दो। उनकी तो कोशिश होती है कि डायरेक्ट शादी हो, हाँ हो ना हो। मंगनियां खवातीन की या खानदानों की ख्वाहिश होती है, क्या कहती हैं आप नौशाबा? जी बिस्मिल्लाह, शुक्रिया आपके मदद करने का। सिदरा, अब टॉपिक इंटरेस्टिंग कह लें। अभी कुछ दिन पहले हम बात जहाँ कुछ चीजें हम शुरू करते हैं उसमें शादी के ऊपर बात हो रही थी कि 2020 में 10 में से जो है वो 7 ब्रेकअप हुए, 700% बढ़ गया रेशो ब्रेकअप्स का। तो हम जो भी टॉपिक के ऊपर बात करें थोड़ा सा सीरियस नोट पर, उसमें ये हमें पहलू रखना है मद्देनजर कि हम किसी भी जैसे हमारे कुछ रिचुअल्स हैं, या मैं समझती हूँ कि मंगनी का एक वादा है, एक कमिटमेंट है दो इंसानों के दरमियान या खानदानों के दरमियान। इसको आसान कर दे, शादी को भी आसान। हमने बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस, और जितनी ज्यादा मेरे ख्याल में हम बात करते हैं, लोगों में एक फियर फैक्टर बहुत, पहले तो बच्चे शादी नहीं करने चाह रहे थे, जो कर रहे हैं वो टूट रही। मंगनी का जो कॉन्सेप्ट जिसमें आप ये समझती है कि उसमें लड़का लड़की को दोनों को, जहाज में हमेशा कहती हूँ एक बात कि जिस वक्त लैंड होता है तो पता चलता है कि आप लैंड किए किधर हैं, पूरी जिंदगी गुजर भी जाए। मंगनी अगर इसलिए कर रहे हैं कि कोई रेपो बिल्टअप हो जाए, आप इंसानों को समझ लें, ऐसा लड़का लड़की में नहीं, दोनों के लिए इमोशनली मेरे ख्याल में एक अटैचमेंट हो जाती है और दोनों के लिए ही मुश्किल होता है, और एक स्टिग्मा सोसाइटी में लग जाता है लड़के के लिए भी और लड़की के लिए भी कि भाई इसकी तो मंगनी टूटी हुई, और फिर दूसरा कोई इसमें ऑनलाइन कोई सिस्टम मेरा नहीं ख्याल। मुझे ये बताइए कि अगर लड़की की मंगनी टूटती है और दोबारा फिर कहीं निस्बत तय हो रही होती है या बात हो रही होती है, तो लाजिम और मलजूम होता है ये डिस्क्लोज करना कि पहले मंगनी हुई थी वो खत्म हो गई है। लड़कों के केस में अक्सर आप मंगनी क्या, निकाह के बाद वो बताते ओ जस्ट बाय द वे, हाँ वो पहले मंगनी हुई थी वो बात खत्म हो गई। इतना आसान क्यों है लड़कों के लिए मंगनी टूटने के बाद मूव ऑन कर जाना? देखिए, लड़कों के लिए, लड़की के लिए आपको पता है हमारी सोसाइटी में भी तो कुछ, हम तो देखें जो बैठे हैं ना, अगर हम शायद 0.5% भी इस मुल्क का नहीं है, हमारे यहाँ नहीं है। बच्चियों के ऊपर कलेक्टिव अप्रोच है, कंप्लायंस आता है, बच्चियों के ऊपर सप्रेशन जिधर है, स्ट्रेस लेवल, उनके ऊपर राइट शादी के भी नहीं, मंगनी तो आप इसकी दूर की बात है कि लड़कों को भी, लड़कों को भी डिस्क्लोज उसी तरह करना चाहिए, उसी तरह करना चाहिए। और फिर दूसरी बात ये देखिए, लड़की के लिए यहाँ पर एक चीज जो मैं देख रही हूँ, अब सोसाइटी वो जो लड़की के लिए जो आज से पहले का एक दौर था ना कि लड़का लड़की कोई खत का, अभी तो भाई इतनी ज्यादा मेरे ख्याल में ऑप्शंस है मिलने के लिए। अच्छा, फिर वो लड़की के लिए आगे बड़ा मसला बन जाता है कि वो तो मिली होगी, मंगनी की होगी, पता नहीं क्या। तो इसके बाद जरा तवालत पे भी बात करेंगे। जितनी तवील होती चली जाती है मुश्किलें बढ़ती है, बजट आउट हो जाता है, हर ईद पे आपकी ईदी जारी होती है। दूसरा ये कि फिर ऑब्वियसली कई दफा लड़के समझते हैं कि भाई अगर कोई पसंद है, कजन भी पसंद है, मंगनी कर दी जाए। चीजें जब वापस मांगते हैं तो उनकी वो वैल्यू भी नहीं रहती। मंगनी के बाद पता चलता है वो जो लड़के की 3 बहनें हैं, जब उनकी शादी हो जाएगी तब उसकी शादी की बारी आएगी। तो इस मंगेतर बेचारी का क्या कसूर है, इस पर बात करनी जरूरी है। एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं खालिद परवेज अर्ज कर रहा हूँ जी, लाहौर से। खालिद साहब, क्या कहेंगे इस मौजू पे? देखिए, मैं यही कहूँगा कि ये मंगनी और ये मेहंदी और ये बहुत सारी चीजें जो हैं, एक्चुअली अब वक्त बहुत अहम हो गया है और हर चीज बड़ी तेज हो गई है, लाइफ बहुत फास्ट हो गई है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये मंगनी वगनी जो है इसके चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। अगर 2 फैमिलीज ने फैसला कर लिया है शादी का जी, तो इसका कम से कम पीरियड होना चाहिए और फौरन शादी हो जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, बड़ा अहम आपने पॉइंट उठाया है। वेरी क्विकली बिफोर वी हेड टू अ ब्रेक, वही मुझे बताइएगा कि अक्सर माएँ ये समझती हैं कि बच्चे को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना है, उसको डिसिप्लिन में रखना है, तो अगर वो कहीं बाहर काम से या पढ़ाई से जा रहा है उससे पहले मंगनी कर दो। इसका कोई असर होता है लड़कों पर? अगर पसंद की हो रही है मंगनी तो जरूर असर होता है, और अगर अरेंज मैरिज कर दी जाती है तो फिर इस बात का असर रहता नहीं है, क्योंकि देखें, लव मैरिज और अरेंज मैरिज एक अलग अलग दरिया के 2 किनारे हैं, या समंदर के 2 किनारे कह लीजिए। आप इन दोनों को मिलाना पॉसिबल नहीं है। अगर अरेंज मैरिज है तो जाहिर सी बात है फैमिलीज के अंदर इंटरेक्शन रहेगा, वो क्या बातें करेंगे और क्या नहीं करेंगे, और लव मैरिज है तो जाहिर सी बात है कि फैमिली में से ज्यादा उनमें आपस में, क्योंकि अगर मकसद ये है कि वो बाहर जा रहा है तो, और
ये कंट्रोल में रहे, बाहर से कोई गोरी मेम ना ले आए, मतलब कांटेक्ट में रहेगा कि हाँ जाहिर है कोई गोरी मेम ना आ जाए, जबकि यहाँ पर गोरी मेम अगर आ जाए तो उसका वेलकम बड़ा जबरदस्त तरीके से होता है, और जिसने आना होता है वो आ जाती है। अभी आई है एक 62 साल खातून चेक रिपब्लिक जिनकी 23 साल जी जी बिल्कुल, तो मैं यही कह रहा हूँ आने वाले को कोई नहीं रोक सकता जिस तरह जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। अब ब्रेक को भी कोई नहीं रोक सकता, ब्रेक ले लेते हैं फिर वापस आके इसमें बात करते हैं। थैंक यू सो मच। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात जरा हम कर रहे हैं मंगनी के हवाले से, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इससे तो डिबेट आगे है, बिकॉज कई लोग समझते हैं कि एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग का पीरियड मिल जाता है, लेकिन जो चेंजेस और चैलेंजेस आते हैं खुसूसन लड़कों के लिए, आज उस पर फोकस करना जरूरी है। लड़कियां तो कहती हैं जी पाबंदी लगना शुरू हो गई है, फलाना है, धमाका है, ईदी की एक्सपेक्टेशन, सास की एक्सपेक्टेशन, सास को टाइम देना, यानी अभी वो उस मर्तबे पे फाइज हुई नहीं है, लेकिन सारी जिम्मेदारियां और तवक्कुआत वैसी ही बन गई हैं। इमरान क्या कहेंगे उस पे कि अभी मंगनी हुई है ना तो मंगेतर है, लेकिन वो शौहर जैसी एक्टिंग शुरू हो जाती है कि मुझे बता कर जाओ, मुझे ये करो। ये एक दूसरे को समझने का तरीका है, एडजस्टमेंट है। आप इसको किस तरह देखते हैं? मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंटली लेता हूँ हमेशा से, क्योंकि जहां तक मैंने इर्द गिर्द देखा है, मंगनियों के बाद जो है ना, शादी के बाद, शादी जब होती है तो एक बहुत बड़ा लाइफ में एक जंप सा आता है। सही। क्योंकि आप जब वो जो ऑनलाइन वाली मैंने बात की थी ना, उसमें अगर थोड़ा सा हम गौर करें तो ऑनलाइन जब हम होते हैं तो हम अपना बहुत अच्छा पोर्ट्रे कर रहे होते हैं, हम बता रहे होते हैं हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत लग्जूरियस लाइफ जो है वो गुजार रहे हैं, लेकिन जो रियलिटी है ना, वो तो जब घर में वो खातून आएगी तो उसे तभी पता चलेगा। आप कहते हैं कि मंगनी के दौरान भी वो प्रीटेंस अपनी तरह रहता है, अभी भी उसमें आप बहुत ज्यादा बनावट सजावट ऑलरेडी होती है और वो एक आईनेदार नहीं होता, लेकिन कई लोगों को उसमें भी रेड फ्लैग्स नजर आ जाते हैं। फहीम, उसके बारे में क्या कहेंगे कि अगर लड़की कहे कि बहुत ही तब्दीली आ गई, लेकिन बिफोर आई टेक योर रिस्पॉन्स इज अ कॉलर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जरा राशिद बोल रहा हूँ। क्या जी राशिद साहब, बिल्कुल ठीक ठाक, क्या कहेंगे? आप लोग और मेहमान गुफ्तगू बड़ी अच्छी हो रही है। अच्छा, पहला मैं आपका ये प्रोग्राम का पहला हाफ भी देख रहा था, तो आपने आज मर्दों की मेजोरिटी मिला के तो मर्दमशुमारी का सही हक अदा कर दिया। सर मेजोरिटी नहीं बुलाई हमने, मेजोरिटी ऑलरेडी हो जाती है, क्वालिटी दी है। कॉलर मेरे सारे मेल होते हैं फॉर सम ऑड रीजन। ये एक वाइड मॉर्निंग शो है जिसमें खवातीन कॉल जरा कम करती हैं। वैसे तो सुबह बिजी होती है ना अपने कामों में, इसलिए शायद नहीं करती है ज्यादा। अच्छा, मैं वो कॉलर थे पहले, वो मैं उनकी बात को करूंगा कि बात सही है, हमें मंगनी पे इतना फोकस या प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, शादी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और वैसे हमारे वक्तों में ये था कि सबसे मुश्किल तरीन काम डिवोर्स का होता था, बहुत बुरा समझा जाता, अब वो इजी हो गया और शादी जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर दी गई है उसके लिए प्लानिंग अच्छी करनी चाहिए। बहुत बुरा हाल। बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत शुक्रिया राशिद साहब कॉल करने के लिए। फहीम, क्या कहेंगे लड़कों के एटीट्यूड्स में जो चेंजेस आते हैं वो उनकी पर्सनैलिटी एक्सपोज हो रही होती है, या आपको लगता है कि लड़के के ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है, वो बेचारा कभी कभार सिर्फ मैसेंजर का काम कर रहा होता है, असल ख्वाहिशात का इजहार उसकी अम्मी या सास साहिबा कर रही होती हैं? आपका क्या इस पर तज्जिया है? देखिए, दोनों तरीके हैं, क्योंकि माशाल्लाह से हमारे साथ माहिर नफ्सियात बैठी हैं। हर इंसान की सोच अलग होती है, कोई एक तरह से नहीं सोच सकता, ना ही एक पैटर्न है। अगर आप ये कल्चरल वैल्यूज हैं, हमारे मजहब में मंगनी की कोई खास वैल्यू कहीं पर भी हमें ऐसी मिलती नहीं है, अगर हो तो प्लीज जरूर बताइएगा मुझे। ये सिर्फ और सिर्फ हमने एक, अब सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं, सब कॉन्टिनेंट में इंडिया से बहुत सारी चीजें लेकर आए हैं, मंगनी भी ले आए, मेहंदी भी ले आए। मंगनी बेसिकली होती ये है कि दो खानदान एक दूसरे को आपस में जान लें। अगर नहीं पहचान पा रहे, नहीं उनके दोनों वैल्यूज मिलती, एक बहुत ही ज्यादा रिलीजियस है, एक बहुत ज्यादा लिबरल है, सेकुलर, कोई भी फर्क है, अगर नहीं मिलते तो फिर शादी आगे चल नहीं सकती। इसलिए मंगनी की बुनियाद रखी जाती थी, क्योंकि इंडिया में कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा है और वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपर कास्ट, लोअर कास्ट, बहुत ज्यादा चीजें देखी जाती हैं। उनके नजदीक ये एक पैटर्न था, इस पैटर्न को फॉलो कर रहे थे। यहां वालों ने क्या किया है जी, इसे सॉरी टू से बहुत सारे लोगों को बुरा भी लग सकता है, यहां वालों ने बुकिंग के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर लिया जी, मंगनी कर लो, बुकिंग हो गई।
अब ये हमारी बच्ची है, बचपन में हमने पक्की कर दी है ये हमारे घर ब्याह आएगी, भाई बच्ची से पूछ तो लो उसका शरई हक है। जिसके यहाँ लोकल जबान में हम उसको रोका कहते हैं, रोक लगा ये अब हमारी हो गई है, हमने जो है जी बुक कर लिया जी, अब ये हमारी बच्ची है, हम ही लेके जाएंगे। पता ये चलता है कि जी बड़े होने के बाद बच्ची जो है वो नहीं करना चाहती, या जो आपका बच्चा है वो ही नहीं करना चाहता, और अगर आप जबरदस्ती करा भी दें तो वो कहीं और एक और कर लेता है ये कह के कि मेरा हक है। सही। तो भाई वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन आप उसकी बेस तो सुधारें। ये मंगनी करना हमारा कल्चर नहीं है। राशिद भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, और आपने भी सही कहा कि मेल कॉलर इतने ज्यादा क्यों आते हैं, और उसकी वजह है, उन्होंने राशिद भाई ने बता दिया, खवातीन बिजी होती हैं। सही। एक और कॉलर है, देखते हैं मेल है फीमेल है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेल कॉलर, क्या हाल चाल है सर आपके? कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सीधा मैं उमर बात कर रहा हूँ सियालकोट से। जी उमर, क्या कहेंगे मंगनी के हवाले से, खुसूसन मेल पर्सपेक्टिव क्या है? क्या लड़कों के लिए एक मजीद जिम्मेदारी हो जाती है, मुश्किल हो जाती है? बिल्कुल सीधा जी, जिम्मेदारी तो होती है ना, बिल्कुल। तो अगर आपने मंगनी करनी है तो जिम्मेदारी लें तो लें, ठीक है। सेकेंडली मैं मंगनी के ना खिलाफ ही, सही। वो इसलिए कि मतलब कि पहले आप मंगनी करके बैठ जाते हैं, ठीक है। हाँ। उसके बाद जो मैं अपना बेचारी जिससे की है उसको इतनी जिम्मेदारी दे देते हैं पहले ही कि जी ये तुम ना करो, ये ना करो, वो ना करो। तो फिर मैं कहता हूँ इस पर तो लॉ बनना चाहिए कि मंगनी बैन ही होंगे। सही। और मंगनी की कोई मुद्दत भी होनी चाहिए, जब ज्यादा तवील हो जाती है तो और मुश्किलात का बायस बनती है। ऐसे ही है। बिल्कुल सही। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आपकी तरफ आना चाहूंगी नौशाबा। एक हमारे यहाँ ऑब्जर्वेशन ये भी है कि जिनकी पसंद की मंगनी होती है उनके लिए मुश्किलात ज्यादा होती हैं। खास तौर पे लड़की ये फील करती है कि बहुत प्रेशराइजिंग है, कहीं ना कहीं कोई रुकावट या रिजर्वेशन थी होने वाली सास की, तो वो मंगनी को मुश्किल बना रही है। जैसे हम कहते हैं ना, मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। अपनी पसंद की लड़की है तो वारी निछावर जा रहे होंगे, उसकी ईदी भी बड़ी अच्छी जा रही होगी, लेकिन लड़के की पसंद की है और आपको सिर्फ उसको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, उस लड़की के लिए मंगनी बड़ी मुश्किल पीरियड होता है। क्या कहेंगे? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। देखिए हमारे यहाँ तो बचपन की मांग पैदाइश से पहले ही वालिदैन ने डिसाइड कर लिया होता है कि ये खाला के घर या पुप्पी के घर या इसके यहाँ हमने शादी, इवन कुरान पाक से शादियां भी करा दी जाती हैं बच्चों की। तो ऐसी चीज है कि जब वो बच्चियां बड़ी होती हैं, सपोज अब ये कि चेंज, शख्सियत बदलती है। जो शख्स आपको 8-9 साल में आप बचपन में खेल रहे हैं, इंटरेस्ट चेंज होते रहते हैं, पर्सनालिटीज को। मैं कहती हूँ आप मंगनी से पहले खुदारा आप एक प्री जो फैमिली जो काउंसलिंग या सेशंस आप जरूर ले लें, ताकि आप एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकें। जो दो इंसान मेरे ख्याल में, लेकिन लड़की को अगर फील हो रहा है कि सास होने वाली सास ज्यादा खुश नहीं है मंगनी से, वो उसको क्या करना चाहिए? देखिए मेरे ख्याल में जो अभी सास का क्या, अभी लड़का और लड़की के लिए बेहतर यही होता है कि अगर वो समझते हैं कि मेरे हस्बैंड के साथ मामला ठीक है तो लेट गो कर देना चाहिए सास को और समझा देना चाहिए। आप देखिए जिंदगी के अंदर मॉडरेट म्याना रवि, जिस भी शख्सियत के अंदर आप इतने कड़वे भी नहीं हैं और ना ही आप इतने मीठे हों, कोई नेगेटिव आपको, म्याना रवि और अपने कहते हैं बी योरसेल्फ। आपके लिए मौका हो सकता है कि आप अगले का ख्यालात अपने बारे में बदल दें, उसका दिल जीत लें। अच्छा जी, एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं वाह कैंट से बात कर रही हूँ। जी मैम, क्या कहेंगी? बड़ा अच्छा टॉपिक है आज का, और हमारी तो कोई स्पेशलिटी नहीं किसी भी सिस्टम में, आपने बहुत से एक्सपर्ट्स बिठाए हुए हैं। तो लेकिन ज़ाती तौर पे मेरा ख्याल यही है कि मंगनी एक फॉर्मेलिटी है और जिंदगियाँ जो है ना वो फॉर्मल हो के बहुत मुश्किल हो गई हैं। सही। तो दैट इज़ वाई अगर आपस में ही बातचीत कर ली जाए, उसके बाद सीधा साधा तरीका जो हमारे दीन ने बताया है, बहुत सिंपल, निकाह करें और अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, लेकिन एक मुझे इसमें, क्योंकि आपने निकाह यहाँ पे मेंशन किया है, कई ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं कि यकायक बड़ा अच्छा रिश्ता आया, लोग आपस में मिले, अब लड़की वालों की ख्वाहिश है कि इनको भी मजीद जाना जाए, इनको समझा जाए, तो वो कह रहे हैं मंगनी करें, लेकिन लड़के वाले हथेली पे सरसों जमा रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं जी फलाने मामू ने चले जाना है, लड़के ने बाहर चले जाना है, आप मंगनी छोड़े निकाह कर दें और उसके बाद फिर रुखसती कर दें। क्या उससे भी लोगों को घबराहट होती है, क्योंकि बहुत बड़ा कमिटमेंट है और आप लोगों को जानते नहीं है? यहाँ आप क्या कहेंगी, मंगनी बेहतर है या निकाह करना? हेलो, कॉलर हमारे साथ नहीं है। फहीम, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मेरे ख्याल में तो इस रिश्ते को इग्नोर करना बेहतर रहेगा। अच्छा। क्योंकि मंगनी करना ये सोच करके जी समझ नहीं आया तो तोड़ देंगे, ये तो फिर आपने पहले से ही अगर नेगेटिव वाइब्स रखी हुई हैं तो आपको समझ आना ही नहीं है।
और निकाह की जहां तक बात है तो मैं अपनी मिसाल दूंगा, मेरा निकाह 5 साल तक अल्हम्दुलिल्लाह रहा, मंगनी हमने नहीं की और उसके बाद फिर शादी हुई। नहीं, निकाह अभी भी है आपका? निकाह हाँ, मतलब वो वाला पीरियड रुखसती से पहले वाला जो निकाह था, निकाह अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। रुखसती से पहले वाला जो था वो, कि रुखसती फिर 5 साल बाद हुई। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, अगर आपको लगता है कि आप शादी करना चाहते हैं तो फिर मंगनी का ये एक शुगल मेला लगाने का कोई फायदा मेरे ख्याल से तो नहीं है। बिल्कुल सही है, एक बर्डन है। हो सकता है तैयारी के लिए वक्त ले रहे हो, जैसे बहुत एक अच्छा रिश्ता आया है, आपने फॉर्मली कोई बड़ी सेरेमनी नहीं की है, बात पक्की कर ली है, कोई मिठाई या अंगूठी वगैरह अजनेक दे दिया है, लेकिन बेसिकली वो पीरियड आपकी शादी की तैयारी का पीरियड है कि जी आज हाँ हुई है, आज से 10 महीने के बाद या ईद के बाद शादी है, तो वो एक मंगनी आपने सोच लिया शादी करनी है तो आप डायरेक्ट निकाह कर दें। इसमें एक चीज मैं अगर आप इजाजत देंगे तो थोड़ी सी एडअप करूंगी। देखिए, लड़की के लिए और लड़के में थोड़ा सा फर्क है। लड़की को अपना एक एनवायरमेंट छोड़ के दूसरे घर जाना है, उसको उसके लिए एडजस्ट करना ज्यादा, उसके लिए गियर शिफ्टिंग का टाइम दें ज्यादा, उसके लिए ये होता है कि मंगनी के टाइम में थोड़ी सी रैपो बिल्टअप आप कर सकते हैं, फैमिली को रैपो ना भी बिल्डअप हो, अपने घर से बैठ के बीकॉम के एग्जाम दे सकते हैं। मैं तो लड़कियों को ये मशवरा दूंगी कि पढ़ाई जो कहती है ना कि शादी के बाद पढ़ाई भी कर लेंगे, नहीं बहन, ग्रेजुएशन पहले कर लो। लेकिन एक बहुत अहम पहलू, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं मंगनी का लड़कों की पर्सनैलिटीज पे क्या असर होता है। अक्सर आप डिजास्टर स्टोरी सुनते हैं कि मंगनी के बाद लड़की ने ये पाबंदी फेस की, लड़के का एक ड्रैक्युला नुमा शक्ल सामने आई, लेकिन क्या लड़कों के साथ भी ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं? लेट्स टॉक अबाउट दैट एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात जरा करते हैं कि लड़कियों को तो रेड फ्लैग्स अब हमने ज़बानी याद करा दी हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर पाबंदियां हों, गुस्सा आ रहा हो, शक्की मिजाज है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, सो इट इज़ अ टेल टेल साइन। आपने पिक्चर का ट्रेलर देख लिया है, अब अगर आपका ये मूवी पूरी जिंदगी देखने का इरादा नहीं है तो प्लीज़ मदद हासिल करें या कुछ कहें। ऑन दी अदर हैंड, लड़कों के साथ हमने ये एजुकेशन नहीं की है, उनको हमने नहीं बताया कि कहाँ लड़कों के साथ भी, मर्द हजरात के साथ भी मंगनी के पीरियड में ज्यादती हो सकती है। तो जरा उस पर बात कर लेते हैं। इमरान, आपका क्या ख्याल है, किस किस्म की ज्यादती हो सकती है? ओवर इमोशनल इंडल्जेंस, यानी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होना, खर्चा करवाना, क्या आप समझते हैं लड़कों के साथ किस किस्म की एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है ड्यूरिंग द मंगनी पीरियड? पहली बात तो ये कि ना मेरी अभी मंगनी हुई है ना अभी शादी हुई है, तो ऑब्जर्वेशन आपका समाजी तज्जिया लकी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, आई कांट बी मोर ब्लेस्ड। लेकिन मेरा ख्याल है आपको कहना चाहिए कि दूसरे बंदे के जो डिफरेंसेस हैं उनको किस तरह से एक्सेप्ट करना है, और जो लड़की है किसी और घर जा रही है अगर, तो उसको पता होना चाहिए कि उन लोगों की वो किस तरह की खुराक, किस तरह का टेस्ट पसंद करते हैं, उनकी पसंद नापसंद क्या है, कौन से वर्ड जो हैं वो ज्यादा बोलना पसंद करते हैं। तो मंगनी का जो पीरियड होता है ना, वो सिर्फ होता है ऑब्जर्वेशन का। आप ऑब्जर्व करें, आप किसी को चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंड कर सकते हैं और आप चीजों को मैनेज कर सकते हैं बेहतर तरीके से। मेरा ख्याल में यही एक जबरदस्त तरीका कार है। अच्छा, एक और कॉलर भी हमारे साथ हैं इमरान, इनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मिदत बात कर रही हूँ कराची से। जी मिदत, क्या कहेंगी? जी, मैंने अभी सुना जो इन्होंने कहा है कि बेसिकली ऑब्जर्वेशन के लिए यूज होता है मंगनी। मंगनी बेसिकली एक वर्ड है जिसको हम कहते हैं मांग लिया गया है, तो इसका ऐसे और कोई नहीं है। बेसिकली ये बड़ों के बीच में एक कह लें कि बात होती थी, जैसे बात पक्की होना होती है कि हमने बेसिकली ये लड़की मांग ली है। हाँ, तो ये लड़की के अलावा भी बहुत सारी मांगे हो जाती है ना, फिर उसी पे तो बात कर रहे हैं। हाँ जी, तो वो बेसिकली अब तो खैर ये है कि वो मंगनी तो ऐसे एंगेजमेंट हो रही होती है, जैसे शादी भी क्या होती होगी इतनी धूमधाम से। बेसिकली ये जो टाइम ऑफ पीरियड होता है, इसमें ऑब्जर्व करने के लिए सामने वाले मतलब पार्टी हो कि आपको लगता है कि मंगनियों को खुफिया रखना चाहिए, या जैसा अभी आपने कहा कि बहुत ज्यादा लोगों को पता है, या मंगनी को छुपाना नहीं चाहिए? आपका इसके बारे में क्या मौक़िफ़ है? ना कि फिर अगर वो बात सपोज करें अगर नहीं हो पाती तो जितनी एम्बेरसमेंट, और आपको पता है कि हमारे यहाँ लोगों में ये चीज बहुत है कि मंगनी टूट गई है, हाँ ओ अल्लाह जी, मतलब ऐसे दुख मना रहे होते हैं, पता नहीं क्या हो गया।
तो अगर आपको पता है कि आपकी इर्द गिर्द या आपके खानदान में इन चीजों को बहुत ज्यादा अहमियत और तरजीह दी जाती है, और आपको पता है कि एट दी एंड अगर अल्लाह ना करे आपको एम्बेरसमेंट का सामना हो रहा है, तो फिर नहीं बताइए। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया मिदत आपके कॉल करने का। फ़हीम क्या कहते हैं, खुफिया मंगनी तो बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि शेडी सी बात है, उस पर तो वैसे ही माथा थनकना चाहिए। अभी जो आपकी कॉलर ने बात की वो थोड़ा सा कंफ्यूज थी, मुझे नहीं पता क्या वो कुछ कह रही थी और खुद ही उसी को डिनाई करके चली गई कि धूमधाम से हो रही है बहुत जबरदस्त तरीके से, और फिर कहा कि नहीं करनी चाहिए क्योंकि एम्बैरसमेंट होती है। तो खैर दोनों तरीके से अगर आप देखें तो मैं मंगनी के फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि इसमें आपके पैसे भी जाया हो रहे हैं। इसमें आप एक बिजनेस डील करने के लिए जाते हैं लेट्स सपोज, और वो डील नहीं हो पाती, तो इसमें क्या एम्बैरसमेंट होनी चाहिए आपको? आप इसी तरीके से एक रिश्ता करने के लिए जा रहे हैं, अगर किसी भी वजह से वो रिश्ता नहीं हो पा रहा है तो इसमें एम्बैरसमेंट कैसी? आप बात पक्की कीजिए, मुंह मीठा कराइए, ठीक है जी, आगे देखते हैं। मेहनत से बचने के तरीकेकार हैं भाई। अगर लड़की वाले हैं और उन्हें इंक्वायरी करनी है तो प्रॉपर कर लें, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो रिश्ता छोड़ दीजिए। अगर लड़की इंटरेस्टेड है और आप इंक्वायरी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं? लड़की की मर्जी जरूरी है। हमारे यहाँ इस चीज को इतना रोमांटिसाइज क्यों किया है फहीम के? हम अक्सर किसी की अच्छाई में ये बताते हुए कहते हैं ओहो उस लड़की की तो झट मंगनी पट ब्याह हो गया। यानी ये जो हम तेजी में रहते हैं कि तेजी से या तो मंगनी हो जाए, तेजी से निकाह हो जाए, तेजी से शादी हो जाए, यानी लड़की को एक बोझ को या लड़के को एक बोझ की जिम्मेदारी एक टिक इन द बॉक्स लगाना है। देखिए हम जिस माशरे में रहते हैं, मैंने पहले भी मिसाल दी थी कि हम सब कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा है। हम उस माशरे में जहां रोमांस की सबसे बड़ी मिसाल एक मकबरा है जो कि एक शहंशाह ने अपनी 8वीं बीवी के लिए बनवाया था तालिबान कमोबेश। तो ये हमारे रोमांस जहां पर बनाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे, लेकिन वो प्यार की निशानी है। इसमें प्यार क्या है मुझे नहीं पता। साहिर लुधियानी साहब ने बहुत खूब कहा था कि मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे एक शहंशाह ने अपनी दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। तो ये हमारे रोमांस की एक एग्जाम्पल है। इसी तरीके से जिन चीजों की भी आप बात कर रहे हैं वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम रोमांटिसाइज सिर्फ करते हैं। हम सोचते हैं कि यार ये बहुत ही अच्छी चीज है, ये एक अच्छा लव एट फर्स्ट साइट, लव एट फर्स्ट साइट जैसी चीज एग्जिस्ट करती है क्या दुनिया में? लव एट फर्स्ट साइट, तो पहली नजर का प्यार, ये गाने में अच्छा लगता है, आतिफ ने बहुत अच्छा गाया भी है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। तो प्रैक्टिकल कहर की बढ़ती है। प्रैक्टिकल लाइफ को आप अलग कर दीजिए इस चीज से। मेरे ख्याल में हमारी जो एग्जांपल्स और जो हमारी कहानियां, अब रोमियो जूलियट की हम मिसालें देते हैं। भाई शेक्सपियर ने अपने कमरे में बैठ के ये कहानी लिखी है, कोई रोमियो जूलियट एग्जिस्ट नहीं करते और हम वो बनना चाहते हैं। लेकिन उस कहानी को भी देख लेना, 2 हफ्ते में टोटल 3 मुलाकातों पे अंडर 18 के 2 बच्चों को इतनी मोहब्बत हुई, इवेंचुअली दे बोथ डाइड। सो आई मीन हाउ इज दैट रोमांटिक? और ये अनरिक्वाइटेड लव बाय द वे दुनिया के सबसे बड़ा झूठ है, जिसको हम एक दफा हम जरूर यकतरफा प्यार जो है ना वो सही है। अच्छा, मुझे आखिरी सवाल नौशाबा आपसे यही करना है कि लड़कों को किस तरह एजुकेट करें, क्योंकि देखें आप माहिर नफ्सियात हैं, इमोशनल अब्यूज भी जेंडर नहीं देखती है। तो जहां हम ये कहते हैं और खवातीन हुकूक निस्वां की बात हो रही है तो कि खवातीन के एहसासात, उनके जज्बात मजरू हुए, उनकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हुई, बड़ी ज्यादती हुई लड़की के साथ। लड़कों के साथ आपकी प्रैक्टिस में आपने क्या ज्यादती होते हुए देखी है? देखिए अभी तो आपको ये जैसे मैंने आपसे कहा, जितनी ज्यादा अभी एक्सपोजर हो गया, लड़कियां जितना अपना रोल किरदार अदा कर रही हैं सोसाइटी के अंदर, उसमें अभी मैं कभी भी इसको जेंडर में लेके नहीं जाती, क्योंकि जज्बात दोनों के लिए एक जैसे हैं। जैसे लड़की फैक्टर, लड़कियां थोड़ी ज्यादा फैंटेसाइज करती हैं, लड़कियां एक्सप्रेसिव ज्यादा होती हैं। लड़कों में थोड़ा सा ये होता है कि वो अपने एक्सप्रेशंस को थोड़ा सा होल्ड करते हैं, इतनी बता नहीं सकते, लेकिन पूरी जिंदगी उनकी, अगर वो किसी एक मंगनी टूट कर किसी, पहले तो वो एक फियर फैक्टर में रहते हैं। हमारे सामने ऐसी बहुत मिसालें। अगर नाराज होकर साइलेंट ट्रीटमेंट दे रही हो लड़के को तो क्या करना चाहिए? मेरे नहीं ख्याल कि आपको ये जो अगर कोई शो आपके लिए लगा रहा है तो मेरे ख्याल में आप उसका हिस्सा ना बने, किरदार ना बने, और लोगों को आप पूरी दुनिया में बी योरसेल्फ। मेरे ख्याल में वो लोग हमारे, मैं आपको सिद्रा चीज बड़ी तकलीफ के साथ कहूंगी कि मेरे ख्याल में एक इज्जत का जो एक रिस्पेक्ट खत्म होती जा रही है। डिनाइल में हमारे माँ बाप ने एक दूसरे को आई लव यू नहीं बोला था, वो इस धोखे में ही फोत हो गए कि पता नहीं प्यार करता भी है कि नहीं। अभी लड़की को भी दिन में 10 दफा लड़का अगर दोबारा आई लव यू नहीं कहेगा तो वो नाराज हो जाएगी कि आप देखिए अगर आपने मैसेज किया और उसने नहीं किया, आप सारी कहने तक लिमिटेड नहीं होने, तो खाली जबानी जमा कर ना मंगनी हुई है ना अभी उनका रिश्ता पक्का हुआ है, जरा ख्याल रखें। ये 5th, मैं जिस तरह
हम कहते हैं कि ये 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर है, जिसने इसको इंसान की बहुत ज्यादा चीजों को बदला, चाहे वो वायरस की शक्ल में, उसने हमारे जज्बात, हमारे रिश्तों के ऊपर भी इम्पैक्ट किया है। और जो आप फैंटासाइज मीडिया, बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम, शुक्रिया इमरान, शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। कोशिश हमारी यही थी कि मंगनी पे बहुत ज्यादा गुफ्तगू होती है, तवील होती है और लेने होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, लेकिन अहम यह है कि मर्दों के जो जज्बात इससे एसोसिएटेड होते हैं, क्योंकि आप एक पूरे 50% ऑफ द इक्वेशन को रिडंडेंट तो नहीं कह सकते ना कि जी उनको तो फर्क नहीं पड़ता, अम्मी के लिए कर ली, बहन के लिए कर ली, लड़के के लिए मंगनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए भी है। और इमोशनल अब्यूज दोनों तरफ से हो सकता है, रेड फ्लैग्स, बल्कि इमोशनल अब्यूज भी छोड़ी, इनकम्पैटिबिलिटी दोनों तरफ से हो सकती है। लड़के को भी ये हक हासिल होना चाहिए कि मंगनी के बाद उसको रियलाइज हुआ है कि भाई जो हमने सोचा था आप वो नहीं है, तो मेरे ख्याल में खामखा इस रिश्ते को या इस बात को आगे नहीं बढ़ाते। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज।